अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने अगली हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए। MKM मौलाना फजल रहमान के बाद नवाज शरीफ चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। काफ लीग से भी सीट एडजस्टमेंट अब आखिरी मरले में दाखिल हो चुकी है। अहम इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी से नवाज शरीफ की अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 60% टिकटें वकला को देने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन से कब्ल सियासी जोड़ तोड़, कौन सी पार्टी क्या प्लान बना रही है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कमर्शियल बैंकों की 260 अरब रुपए की मकरूज निकली है। सेनेट एविएशन कमेटी में यह बड़ा इंकशाफ हुआ है। रूजवेल्ट होल्डर की तज़ीन व आराइश पर $6 मिलियन लगा दिए गए। वफाकी वजीर एविएशन की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ बताएंगे आपको पायलट्स बहाली मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग की इजाजत दे दी गई। आज एविएशन कमेटी मीटिंग में PIA के हवाले से क्या क्या इंकशाफात हुए, ये तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर आहद चीमा निगरान वज़ीर-ए-आज़म से भी ताकतवर निकले। 5 माह गुजरने के बावजूद अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने से गुरेज कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्त नोटिस ले लिया है। कबीना डिवीजन को खत लिख दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और आहद चीमा को कौन सी बात अपने असासे जाहिर करने से रोक रही है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा इसाक हकवानी साहब। क्रस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक हकवानी साहब, तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं। हकवानी साहब, बहुत शुक्रिया। हकवानी साहब, पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा सरगर्म है, और इत्तेहाद के बाद एक और नया इत्तेहाद बन रहा है। चौधरी शुजात साहब से भी 15 साल बाद मुलाकात कर चुके हैं। MKM हो, GDA हो, JUIFA हो, सबके साथ बातचीत हो रही है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है। नवाज शरीफ की इस पोलिटिकल मूव को आप किस निगाह से देखते हैं, और आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी नून लीग की कोई सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान है? जी वालेकुम भट्टी साहब, मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया। मैं आज देख रहा था, और ये कई दिन से नून लीग की एक बहुत ये जो काविश है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। कभी ऐसा उन्होंने पहले किया नहीं है कि वो सबके साथ मिल के हुकूमत बनाने में उन बाकी हजरात के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, ये पहले ऐसा कोई उनकी पिछले 30 साल की जो हुकूमतें रही हैं उनमें कभी ऐसा किया नहीं। इस वक्त आप देखें, चौधरी साहबान के पास, काफ लीग के पास जो शुजात साहब की पार्टी है, उनके साथ उन्होंने सिर्फ 2 सीटों के ऊपर, नेशनल असेंबली की 2 सीटों के ऊपर उनसे कोई मुआहदा होने की अंदिया दिया है। पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, वो पर इट फोरकास्ट है कि इतलात यही आई है। बिल्कुल जी हाँ, जी बिल्कुल, इतलात यही आई है जी आज। जी हाँ, तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि एक तो उनका पुराना ताल्लुक था जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया था, कि 15 साल आदमी के साथ किसी से मुलाकात ना हो तो कोई नाराजगी का लेवल तो इस तरह बढ़ गया ना, जो 15 साल एक दूसरे के साथ बात करने के भी गवारा न हुआ, आज ये कर रहे हैं। तो इसकी कोई वजह एक तो ये भी हो सकती है कि उनके दिल में कोई मफामत की बात आई है, या उनको ज़रूरत है कि बाकी दोस्तों के साथ मिल के हुकूमत का बनाने का और इलेक्शन लड़ने का उनका कोई जहन में तब्दीली है लोकल हालात की वजह से। यही 2 चीज़ें और हो सकती हैं, और तो मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो अच्छा, मैं थोड़ा सा इजाज़त दें फिर उसमें, क्योंकि मेरा ख्याल अहम सवाल आपने पूछा है खकवानी साहब। खकवानी साहब, हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, वो 2-4 लोगों के बारे में बड़ी सख्त बात कहते थे कि पूरी दुनिया से सुलह हो सकती है। तो वो कहते थे 3-4 लोगों से नहीं हो सकती, जनाब मुशर्रफ से नहीं हो सकती, शेख रशीद से नहीं हो सकती, चौधरी साहबान से नहीं हो सकती, मियां अजहर से नहीं हो सकती, हुमायूं अख्तर से। ये मैं थोड़ी सी लिस्ट बना रहा हूँ, हालांकि मुझे याद पड़ता है क्योंकि लंदन में मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे जब 2006, 7, 8 में 2 साल में वहीं पर था, रिपोर्टिंग की, तो मिलना होता था मियां साहबान से, ड्यूक स्ट्रीट, मतलब डेली आलमोस्ट आना जाना होता था। तो उस वक्त वो यही कहते थे कि जिसने भी जनाब मुशर्रफ से हाथ मिलाया, लीव अलोन, कि उनके वजीर रहे, कंपनी में रहे, उसको छोड़ दें, तो हम उनको पार्टी में वापस नहीं लेंगे। आते उन्होंने ज़ैद हामिद साहब को तो खैर एक्सेप्शन की, जो वजीर कानून थे, फ़ौरन उनको ले लिया। आपको याद होगा 2008 में भी एक डेलीगेशन जो है, SM जफ़र साहब थे, उसमें ये चौधरी साहबान, दीगर लोग ये गए थे मियाँ साहब से मिलने रायमंड में कि मुस्लिम लीग की हम यूनिफिकेशन करते हैं, नहीं हो सकी। 2013 में इन्होंने फिर कोशिश की, मियाँ साहब ने कहा इन 3-4 लोगों को, शेख रशीद, चौधरी साहबान, मियाँ अजहर, इन लोगों को तो माफ़ी नहीं है।
आज 15 साल बाद वही नवाज शरीफ साहब हैं, जब चौधरी साहबान उनके घर जाने को तैयार थे, घर भी गए, उस वक्त माफ़ी नहीं मिली, आज वो खुद चल कर गए हैं। ये पावर इतनी खौफनाक चीज़ है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए कि अपना एक मतलब ईगोज़ की तो खैर हम इसमें लाते नहीं हैं। हाउ डू यू व्यू दैट? मतलब मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कौन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में तो चौधरी बेचारे वो कोशिश करते थे कि हम आने को तैयार हैं, वो कहते हैं हमारे घर पे आपने कदम भी नहीं रखना। या ये उनकी कोई रियलाइजेशन है, उनको कोई अंदेया है कि ये जो उनको इंटरम मतलब पिछली गवर्नमेंट है, इंटरम तो नहीं मतलब सॉरी, ये उनके अपने भाई साहब की जो गवर्नमेंट बनी फिर पीडीएम की, उसके अंदर जो कुछ नुकसानात हुए हैं सियासी इस ग्रुप की, दोनों 2-3-4 पार्टियां जो थी पीडीएम सारों की, तो महंगाई और बाकी चीजों का, उसकी वजह से हो सकता है कि उनके जहन में हो कि जितने मुखालफीन या मुखालफीन ना भी कहें तो कितने दोस्त मिलकर काम करें इलेक्शन में, तो वो नवाज शरीफ साहब को उसके अंदर फायदा है। चौथी दफा वजीर आजम पाकिस्तान में, तो 2 दफा भी कोई वजीर आजम बनने के लिए बहुत मुश्किलात हैं, मगर चौथी दफा के लिए उन्होंने मेरा ख्याल में ये महसूस किया है कि जितने दोस्तों को दोबारा अपने साथ मिल के काम किया जाए वो उनके लिए फ्यूचर में हुकूमत बनाने में और इलेक्शन में एक साथ देने में उनको कोई फायदा नजर आया होगा, क्योंकि बगैर फायदे के तो मेरा ख्याल में कोई भी सियासी जमात काम नहीं करती। तो नेचुरली इनको भी महसूस हुआ होगा कि अगर हम मिल के चलेंगे तो हमारी अपोजिशन जो हमारे खिलाफ बने वो कमजोर होनी चाहिए, तो लिहाजा इसलिए। अच्छा सर, आपने खान साहब बड़ी अच्छी बात की, आपने एक दरमियान में हवाला दिया कि इससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जाते थे अलायंस वगैरह के। मुझे याद पड़ रहा है सर कि जब मियां साहब वापस आए थे, बल्कि लंदन में ही थे, तो इमरान खान साहब उसमें एक अलायंस बना था, मुझे अब नाम उसका बोलो, कोई मेरा ख्याल है कोई क्या मजलूम या महकूम कोई कौमों के हवाले से एक बना था, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, इमरान खान साहब भी थे, मुझे अभी नाम याद आ जाएगा, तो उसमें नवाज शरीफ साहब भी थे। इन्होंने तय किया था कि जब तक जनाब मुशर्रफ बैठा है हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और इसी के तहत अचकज़ई साहब ने भी पेपर जमा नहीं करवाए थे, इमरान खान साहब ने भी नहीं करवाए थे, ये अलायंस में थे। लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी आज के इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब 2008 के इलेक्शन में उसके अलायंस के तौर पर सामने आ रहे थे, दोस्त से। बल्कि इमरान खान साहब लंदन आए थे, वहाँ मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और कहा मियाँ साहब तुम इतने की कर रहे हो, तो आपकी जरूरत तो पाकिस्तान में है, चलें हम जमहूरियत की स्ट्रगल करें जनाब मुशर्रफ के खिलाफ। उनको बल्कि लाने वाले इमरान खान साहब थे, मेरे सामने की बातें हैं, हैमर से डाल दी सर। मियाँ साहब ने इनको जरदारी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप किस चक्कर में पड़ गए हैं, इलेक्शन के बैकआउट में, इलेक्शन में हिस्सा लें। तो मियाँ साहब ने इमरान खान साहब और अचकज़ई साहब को डंप करके उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। खान साहब वो अपने हाथ मलते रह गए कि वो बैकआउट किए बैठे थे। तो सर ये माजी में तो इस तरह के अलायंसेस मियाँ साहब ने बनाए हैं और जब जरूरत पड़ी अलायंसेस खत्म भी कर दिए, जैसे इमरान खान साहब को मैं बता रहा हूँ, और खान साहब नाराज हो गए थे उसके बाद जो बनता भी था। सियासी लोगों के बारे में अंग्रेज ने कहा है कि ये ऐसी चीज है सियासत के, इट कैन ब्रिंग स्ट्रेंज बेड फेलोज टुगेदर, कि मतलब है जो आपस में मिलना भी नहीं चाहते वो बिस्तर पे भी इकट्ठे लेट सकते हैं, सो सकते हैं। तो वो ये जरूरियात हैं प्रैक्टिकल लोगों की, जो जिनको लोग कामयाब समझते हैं। तो ये कामयाब लोगों की निशानियां हैं कि वो उनको जो चीज फायदे में नजर आती है तो वो उसका एक जरूर उसकी तरफ ट्राई करते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि किस पाकिस्तान में किसको चांस मिला है कि चौथी दफा वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने इस हालात में, जबकि तमाम लोग गरीब मस्कीन बाकी लोग महरूम लोग इस वक्त बड़ी परेशानी में है, और मुल्क के अपने और अच्छे भले जो लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि उनका भी कारोबार इस तरह नहीं चल रहा जिस तरीके से उनको पहले मुयस्सर था माहौल। एक 500 मिलियन डॉलर के लिए मुल्कों में जाकर उनके मिन्नत समाजत करना, अपने अखराजात के लिए चीज़ें पूरी करने के लिए एलसी खोलने की तकलीफें, ये वो, और फिर डॉलर का रुपये का पैरिटी, तो वो इसकी तमाम मुश्किलात आज तक पाकिस्तान ने इस तरह नहीं देखी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर उन्होंने ये किया है तो उनका
एक पॉलिटिकल मूव है और इसके अंदर कोई लोगों से मिलके काम करना तो एक अच्छी बात है अगर पायदार हो तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात है, अगर पायदार हो। खकवानी साहब, ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे, आपकी जो इस्तेहकाम पख्तून पार्टी की मर्जी की आदत है, लंदन में तो नवाज शरीफ साहब के साथ वो बड़े धड़ल्ले के साथ मुलाकातें करते रहे, अब जो सियासी मंजरनामा बन रहा है और जिस जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इशारा किया है कि आने वाले दिनों में शायद कौमी हुकूमत बने, तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हर जमात के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं, चल के जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उसी कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए एफर्ट्स हो रही हैं? और आने वाले दिनों में इन हालात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास चल के आना भी नवाज शरीफ का बड़ा मैटर करता है, अगरचे कि आपके अच्छे रिलेशन है आपकी टॉप लीडरशिप के, को तवक्को हम कर सकते हैं, इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब आपके पास भी चल कर आएँ और मुलाकात करें, और जो आप बता रहे हैं कि चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना इन हालात के अंदर, उस रास्ते को, उस कठिन मसाइल से निपटने के लिए आपके पास भी है और बैठ के फिर बातचीत हो, है इम्कान इसका? जी हाँ, इम्कान है। काफी हजरात जो इस वक्त पार्टी में अभी चूंकि वक्त तो थोड़ा मिला, मगर इसके अंदर जितने हजरात आए हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका असर रसूख तो है, और ये पार्टी का अपना वोट बैंक भी इतनी जल्दी नहीं बनते, मगर ये हो सकता है ये आपस में मुलाकात, आपस में राब्ता तो रहा है ना जनाब। पिछली गवर्नमेंट में जब इनके हुकूमत थी उसमें तो राब्ता रहा है और बाकी लोग भी मिलते रहे हैं, और बात यह है कि आपस में मिल के, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर ये मिल के आपस में लोगों को इकट्ठा करके चलें तो इनकी तमाम मुश्किलात में कमी हो सकती है। दूसरे मेरे जो राती एक राय है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है भट्टी साहब, जो आप कह रहे हैं कि एक मिल के हुकूमत बनाकर इकट्ठे मिल के एक पॉलिसी को फॉलो करें ताकि मुल्क के लिए बेहतरी हो। वो भी एक हर जगह पर इसकी सोशली भी बात होती रहती है, और लोग कहते हैं कि जब आपके आपस में कोई इतने इख्तलाफात के कोई वजूहात नहीं है तो आपस में मिल के बात करें और उसको हुकूमत मिल के चलाएं, उसमें क्या बुराई है। और एक दूसरे का अगर कोई चीज नजर आती है कैबिनेट में या कोई पार्लियामेंट के अंदर तो मशवरे के साथ चलें, रादर दिन के आप बुलडोज करके हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक लेकिन सर वो कहते हैं खकवानी साहब, आपने आखिरी लफ्ज यूज किया बड़ा अप्रोप्रिएट, बुलडोज। मियां साहब की तो यही रही हमेशा, उनके नाकदेन उन पे ये इल्जाम लगाते हैं कि ही बिलीव्स इन बुलडोजिंग द होल प्रोसेस, पार्लियामेंट हो बुलडोज हुई, कैबिनेट, मतलब उनको सीरियस नहीं लेते चीज़ों को, और बहुत सारे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स है वो बुलडोज हुए, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सारा कुछ हमने देखा होता रहा। हैविंग सेड ऑल दिस, जो ये भट्टी साहब का सवाल था और आपने भी उसको सही पिक किया कि जब लंदन में थे तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब भी जाकर उनसे मिलते थे, अलीम खान साहब भी मिलते थे जो आपकी पार्टी के इस वक्त मेन रहनुमा हैं, तो अब समझते नहीं है मियाँ साहब को इतना अरसा उनको वापस आए हुए हो गया है, तो अब तक हमने देखा नहीं है कि मियाँ साहब ने भी एज ए कर्सी कि मैं वहाँ बैठा था तो ये दोनों लीडर्स आते थे, तरीन साहब भी और अलीम खान साहब मिलते थे, अब मैं भी चला जाऊँ, एक ही लाहौर में रह रहे हैं, मुलाकात कर लूँ। वो चौधरी साहबान के घर तो गए हैं सर, अभी तक अलीम खान साहब और तरीन साहब के घर वो नहीं है, तो आप अपने को लेफ्ट आउट नहीं फील कर रहे थोड़ा सा कि उन्हें आना चाहिए था? मैं आपको अर्ज करूँ सर, और मैं ये आपको बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जहांगीर खान के साथ लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, यहाँ तो रिपोर्टें होती रही ठप या फट्टे चलते रहे, ब्रेकिंग खबरें। मैं जो उनका आपस में जो राब्ता रहा है वो इसहाक डार साहब के साथ रहा है, और वो भी राब्ते के साथ है। मुलाकात का मैं आपको बिल्कुल जो आप नहीं आप अलीम खान ऑन चौधरी की, सर अलीम खान ऑन चौधरी, ये तो मेरे ख्याल में मिलते रहे सर। भाई वो अपना खुद जाने, उनका काम जाने, जो चीज मेरे इल्म में है मैं उसकी सर जी आपकी पार्टी के चेयरमैन है, आप ऐसे तो भाईजान ना करें ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा ना चेयरमैन नहीं मिला आपको, इमरान खान अपना जहांगीर खान चेयरमैन पार्टी का है और वो नहीं मिला। मैं आपको पहले बात ये की है, अब आप जबरदस्ती मेरे से करा रहे तो और बात है। नहीं हम अलीम खान साहब का पूछे, अलीम खान साहब तो मिलते रहे ना सर, वो भी आपकी पार्टी के वो है। अलीम खान की बात पूछी जाए, हमारे साथ अपना अलीम खान साहब ने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे किसी वक्त ये चीज
पार्टी को इन कॉन्फिडेंस लेकर या उनसे बात करके उनसे मुलाकात। उस वक्त तो पार्टी बनी भी नहीं थी सर, उस वक्त तो पार्टी नहीं बनी। अलीम खान साहब फ्री में। अगर बात सुने, अगर वो पार्टी नहीं बनी थी तो मुझे क्या पता है अलीम खान किस किस को लंदन में मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, मैं तो आप जिसके साथ मेरा ताल्लुक है और जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, भाईचारा है और पार्टी के अंदर भी है और काफी अरसे से, तो मैं उनके बारे में आपको क्या लगता है कि अगर मैंने बता दिया। नहीं, फेयर एनफ सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, वी बिलीव इन इट। अगर नहीं आते नवाज शरीफ साहब चौधरी साहबान के घर जैसे गए हैं, वो नहीं आते अलीम खान साहब आपसे या इवन तरीन साहब से, आपकी एक पार्टी है और अच्छी खासी, अब आप जैसे बता रहे हैं इलेक्टेबल बहुत सारे इकट्ठे भी हो गए, आपका भी समझा जाता है कि पीछे से बड़े भाई का सर पे हाथ भी है, नहीं आते आपके पास, तो फिर आपको राइवल समझते हैं मियां साहब इलेक्शन में, या वो समझते हैं बागी ग्रुप बन गया है, ये हमारा वोट बैंक खराब करेगा, जिन लोगों को हमने लाना था इधर चले गए, आपको एस्टेब्लिशमेंट का समझते हैं राइवल? आप एक बहुत जबरदस्त बड़ा जंप लगा के हर चीज पे पहुंचना चाहते हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, किसने कहा कि वो नहीं मिलेंगे? किसने कहा कि वो मिलना नहीं चाहिए? ये आप अपने बैठ के अपने स्टूडियो में एक माहौल बना रहे थे कि फलाना नहीं मिलने आ रहा। भाई किसने कहा है? आप तक तो नहीं है सर, 3 महीने बात तो सुने ना, अब सवाल किया ना, ना ये हिम्मत करे ना, थोड़ी सी बात सुने। जब वो एक ऐसी पार्टी के पास जाकर 15 साल के साथ जिनकी नाराजगी के साथ उन्होंने 2 सीटों पे बात करने की है, तो इसमें क्या हर्ज है? हमारे साथ तो उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई, ना ही कोई जहांगीर खान के साथ कभी नाराजगी का कोई फायदा। जहांगीर खान ने तो शुजात अपना परवेज अपना उनके छोटे भाई के साथ काम किया हुआ है, उनके एडवाइजर रहे हुए हैं एग्रीकल्चर पे, उनके अभी भी सलाम दुआ है, तो वो क्यों नहीं उनकी बातचीत हो सकती? आप तो एक मतलब मैं आप सवाल करते हैं ना, तो प्लीज उसके नेगेटिव सवाल शुरू कर दिया कि वो आपके पास नहीं आ रहे। किसने कहा है? आज अगर एक चीज हुई है, हो सकता है और लोगों के पास भी मुलाकात करें, और मैं कहता हूँ सियासी लोगों में आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए, आपस में ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, रस्म और रिवाज बढ़ाना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलके। नहीं, सियासी तो इमरान खान साहब भी हैं, उनकी पार्टी भी है, तो आप उनके साथ भी थोड़ी सी मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है? ये अपना इमरान खान जाने और नवाज शरीफ साहब उनकी नहीं बात कर रहा सर, मैं सर आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की बात, आपकी अब एक पार्टी, आप अपनी पार्टी को क्यों डिसोन कर रहे हैं? उसको बड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसने कहा ये? आप किस अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने डिसोन किया? मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर वहां मुलाकात हो गई है तो इधर भी मुलाकात हो सकती है। आपने नेगेटिव शुरू किया है कि जी वो आपको नहीं मिलने आ रहे। भाई किसने कहा? अभी हुआ ही नहीं है। आज एक चीज हुई है और उनने 2 MNAs की खातिर उनसे पुराने ताल्लुकात की वजह से, और वो बीमार रहे हैं चौधरी शुजात साहब, अगर उनके घर चले गए तो इतना आपने उसको नहीं सर, हमने खकवानी साहब हमने बड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन किया, उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। अवाम भी समझती है और मीडिया के अंदर भी बड़ा इंप्रेशन है कि नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मबैन एक रोमांस की कैफियत है, और उस रोमांस की वजह से हम ये क्वेश्चन करना चाह रहे थे कि लोग जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट कब वो आके आपके दरवाजे पे भी नॉक करते हैं। बिलावल भुट्टो ने तो बहुत बड़ा एग्रेसिव इस बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन हम रोमांस का लफ्ज यूज करते हैं इसके लिए। ओहो भट्टी साहब, उन्होंने इस तरह बात नहीं की जिस तरह आप कर रहे हैं। मैंने कहा है कि आपस में मुलाकात, आज मेरी खैर नहीं है खकवानी साहब, आज मेरी खैर नहीं है लाइव। ओहो आप आपस में शुरू हो गए एक दूसरे के बात सुने। मुझे जो समझ आई है उसके अंदर मैं आपकी थोड़ी सी बात की तशहीर कर रहा था कि अगर वो आज मिले हैं, अगर वो और लोगों से भी मिलेंगे, और वो अगर फजल रहमान साहब से भी मिले हैं, वो क्वेटा में भी जाके मिले हैं, अगर वो किसी और से भी मिलते हैं, तो मैं तो इसकी तायद करता हूँ कि मिलना चाहिए लोगों को आपस में बैठ के। अगर हुकूमतों में आपस में एक अखलाकी तौर पे आपस में एक पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, तो उसमें मिलना जुलना रहना चाहिए। मैं तो तायद कर रहा हूँ उसकी, मगर ये मैं नहीं कह रहा कि कल आ रहे हैं जी, परसों आ रहे हैं, जिस तरह आप एक कह रहे हैं। बस वो क्लास साहब तो खबर निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आप से पूछ लेते मैं आपको बता देता सर। मेरा खबर निकलवाने की जरूरत ही नहीं। मेरा दिल कर रहा था आपसे डांट खाने को, बड़े दिन हो गए थे, तो मेरा दिल कर रहा था, मेरा दिल क्या क्या आपसे डांट कही जाए सर। अच्छा सर, आगे चलते हैं। मेरी ये जरूरत नहीं सर, भाई आप मेरे बड़े भाई हैं सर, आपसे बड़ा एक जाती एहतराम और प्यार का पुराना ताल्लुक, यू कैन ऑलवेज डू दैट सर।
सर अभी हम देख रहे हैं कि अभी वो कहते हैं गाँव बसा नहीं है, लुटेरे पहले पहुंच गए हैं। तो अभी सुन रहे हैं, जो हमारी खबरें भी हैं कुछ सामने भी आई हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अभी से उम्मीदवार हो गए सदारत के। आरिफ अलवी साहब के बाद जी हमें भी दें सदारत दें जी, हम भी तो हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, हमारी वजह से बनती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का खेल समझ आ रहा है, वो जो उन्होंने नदीम अफजल चांद साहब को उन्होंने कहा जी इन्हें तो कुछ पता नहीं, पता ये चला वो अपना आगे सिंध सिक्योर करना चाहते हैं, प्लस ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे आपने इलेक्शन के बाद सदर बनाना है, पीपल्स पार्टी को सदर दें, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन के। मौलाना साहब कहते हैं नहीं जनाब, इस देग में हमारा हिस्सा किधर है सर? हाउ डू यू व्यू दैट के अगर मौलाना साहब और जरदारी साहब? मैं इसमें अर्ज करूं सर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा जिस सूबे से, उस सूबे का सदर नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा, उस सूबे का स्पीकर भी नहीं हो सकता जिसका प्राइम मिनिस्टर हो। ये चीजें तीनों सूबों में आपस में ये तकसीम हो जाती है। और अगर फजल रहमान साहब की ख्वाहिश है तो ये कोई बुरी ख्वाहिश तो नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि अगर उनका इतना क्लाउड आ जाएगा असेंबली के अंदर और वो फ्रंटियर की असेंबली में भी आ जाएंगे केपीके के, और वो अपना बाकी जगहों पर भी वो अपने बंदे खड़े करके अपना जोर दिखा सकते हैं, तो उनको सदर बनाने में एक कंसिडरेशन तो हो सकती है ना जनाब। और इसी तरीके से स्पीकर भी बन सकता है कोई दूसरे सूबे का, अगर प्राइम मिनिस्टर पंजाब का हो। अच्छा सर, आपने बातें अच्छी की हैं, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाएं। मैं थोड़ा सा इसका एक एंटीथीसिस दे रहा हूँ। जो आपने बात की ना, एक सूबे का अगर ये होगा सदर होगा या स्पीकर होगा या वज़ीर आज़म होगा, दूसरे का नहीं होगा। लेकिन हमारी तारीख में ऐसे नहीं हुआ सर। मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने 1997 में, उन्होंने सदर तारड़ साहब को प्रेसिडेंट बनाया। देवर फ्रॉम पंजाब, बोथ फ्रॉम पंजाब सर। इसके बाद आपको याद होगा यहाँ पे उस नवाज शरीफ साहब 2013 में वज़ीर आज़म बने सर, उन्होंने अयाज सादिक साहब को उन्होंने स्पीकर बनाया, बोथ फ्रॉम लाहौर, बोथ फॉर फ्रॉम पंजाब सर। अभी रिसेंटली आते हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने सर, अगेन राजा परवेज़ अशरफ ही वाज फ्रॉम पंजाब। तो सर ये तो बहुत सारा होता रहा है कि सूबे स्पीकर भी आए, सदर भी आए, वज़ीर आज़म, सारी चीज़ें नहीं है सर। जी मैं अर्ज करूँ, इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ममनून हुसैन साहब को सिंध से, कराची से सदर बनाया था। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने पंजाब से, तो उन्होंने डॉक्टर अलवी साहब को सिंध से बनाया था, और स्पीकर भी उन्होंने फ्रंटियर से बनाया था। तो इसी तरीके से लोग वही लोग मुख्तलिफ किस्म के जो उन्होंने अपने जिंदगी में काम किए हैं, उसमें तारड़ साहब को उन्होंने किया तो वो उसको मौजूद समझा होगा। उस वक्त हाउस की जो सेंस होगी वो उन्होंने किसी तरीके से उसको अपने साथ, देखिए हाउस को इकट्ठा मिला के जब आप चलाते हैं तो उसके अंदर काफी बरकत पड़ती है। अगर आप आपस में करें तो फिर जो कुछ तारड़ साहब के साथ हुआ था, फिर वो बाकी चीजों के साथ भी फिर उसी तरह हो सकता था ना जनाब। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ, जो असूली तौर पे ऐसे सूबों को अपने साथ मिला के चलने के लिए ये चीजें एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए। अच्छा सर, लास्टली सर, अगर भट्टी साहब के पास कोई सवाल नहीं, लास्टली सर, कि इस वक्त सबसे क्यों इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है 15 दिसंबर को सर, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है राजा साहब, वो शायद अनाउंस करेंगे, जिसके बाद ज़्यादा यहाँ पे मेरा ख्याल है ये महाभारत, फिर उसके बाद ही देखने में एक लक्की रानी सर्कस बाद में लगेगा सारी चीज़ें। सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू देखा जा रहा है वो है, क्या पीटीआई का जो वो सिंबल है बल्ले का, वो होगा? पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? व्हाट इज़ योर टेक? उन्हें लड़ना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए, या इस वक्त उम्मीदवार उनके भागे हुए हैं, लीडरशिप जेल में है, डिसक्वालिफिकेशन है, सारा कुछ? तो लोग कहते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जिसको बात करते हैं। आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि पीटीआई जो है मैदान में होनी चाहिए, इमरान खान साहब को लड़ना चाहिए इलेक्शन? मैं इसके ऊपर हमारे यहाँ आपस में गपशप भी लगती है और डिस्कशन भी होती है सर। हमारा आपस में अभी तक कोई पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये फैसला नहीं हुआ, मगर हमारी सबकी जो दोस्तों की ये राय है कि पार्टीज को इलेक्शन लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसको। मतलब मैंने इमरान खान पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए? बात सुने आपका इमरान खान के ऊपर फोकस बड़ा गया, मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूं, अगर उनके ऊपर कोई केस ना हुआ और उनको कोई सजा किसी बंदे को ना हो,
तो वो के जरूर इलेक्शन लड़ सकता है, उसको कौन रोक सकता है कलासा साहब? अगर आप देखें जिसके कहने पे एक नए नौवारिद आदमी को पार्टी का चेयरमैन बना सकता है, तो वो खुद क्यों नहीं लड़ सकता इलेक्शन? वो तो देखें उनकी पार्टी भी इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा लड़ना चाहिए। तो इलेक्शन की देखें, इलेक्शन हैज टू बी एक्सेप्टेड, और इलेक्शन की एक बड़ी जरूरी है कि उसकी मकबूलियत होनी चाहिए लोगों में कि इलेक्शन सही हुआ है। इलेक्शन ये हाथ बांधकर, पीछे हाथ बांधकर, आंख पे पट्टी डालकर इलेक्शन नहीं कराया जाना चाहिए। इलेक्शन हो जिसको लोग माने, जैसे आज भी मैं कई जगह पे सुन रहा था कि 2002 का इलेक्शन ऐसा हुआ कि हुकूमत हार गई थी, और हालांकि उसके अंदर वो बड़े उस वक्त सारे चीफ मिनिस्टर और सारे लोग बैठे, मगर हुकूमत हार गई। दोनों लीडर भी बाहर थे, आपके डिस्कशन कहीं हो रहा था ARY पे, तो वो उसके अंदर यही बात थी। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर दोनों लीडरान नून का और पीपल पार्टी का बाहर था, मगर हुकूमत वक्त हार गई और लिहाजा उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। आप ये तो देखें ना सर। आपके दोस्त, पुराने दोस्त आपके शाहमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं सर, उनके भी इलेक्शन पे बड़े डाउट्स हैं, उनके बारे में अल्लाह ना करे कि शाह महमूद जैसा बंदा किसी का दोस्त हो, नंबर 1। अल्लाह ना करे कि शाह महमूद जैसा किसी को दोस्त मिले। सर एक पार्टी में रहे, आप कट्ठे दोस्त है सर, मैं तो कई दफा देखा हुआ है तरीन साहब के घर पे। पार्टी में तो कई करोड़ बंदे थे जनाब। सर मैं जहांगीर तरीन साहब के घर पे आपको, सर मैं अगर माजरत के साथ मांग रहा हूँ, मुझे दुआ तो मांगने दे यार। सर मांगे सर। नहीं सर, मैं तो आपकी दुआ से पहले मैं कहने लगा सर उनको अच्छे वकील की जरूरत है, शायद आप उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप तो कुछ और ही दुआ मांग। नहीं, वो अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देता तो वकील किधर से आएगा? तो सर मैंने जहांगीर तरीन साहब के घर पे आएगा। देखिए आज तक तो किसी वकील ने बगैर काम किए तो वो तो या ओहदा मांग लेते हैं या पैसे लेते हैं, तो उनका हक बनता है, बिकॉज प्रोफेशनल है यार, तो वो लड़ेंगे। और ये कहते हैं कि चलो जो इमरान खान के साथ होगा मेरा भी, देखिए केस तो एक ही है ना। अगर मर्डर केस है तो दोनों के ऊपर है ना, अगर मुल्क के खिलाफ कोई काम किए तो दोनों पे है, तो वो वकील भी तो उसके आर्ग्यूमेंट पे चार्जेस भी एक जैसे हैं दोनों के। लेकिन आपने अच्छी बात की सर, आपने खान साहब बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब का हो, जरदारी साहब का हो, नवाज शरीफ साहब का केस हो, तमाम बड़े बड़े फन्ने खान वकील हैं वैसे नहीं संभाले जाते जो मुफ्त केस लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सेनेटर भी बनाएंगे, वजीर कानून भी बनाएंगे, अटॉर्नी जनरल भी बनाएंगे। वो बेचारे शाहमूद कुरैशी साहब हमारे मुल्तानी जो हैं बेचारे सब मुश्किल में है, वो तो किसी को वो नहीं बना सकते सर, कोई अटॉर्नी जनरल किसी नहीं, वो सिफारिश करके उन्होंने कई बंदों को MNA बनवाया, और खास तौर पे लेडीज को उन्होंने अपने वजीर बनाया, उनको बताया अपनी मर्जी सर। उन बेचारों की सिफारिश चलती होती, अपनी फैमिली में उन्होंने 3 बंदों को MNA बनवाया, वो तो करते रहते हैं सर। उनकी सिफारिश चलती होती, अगर उनकी जिंदगी का बचपन की जो ख्वाहिश थी एक ही थी कि वजीर आला पंजाब लगूं, अगर वो इमरान खान साहब पे कोई होल्ड रखते हो तो सिफारिश उनकी चलती, तो वजीर आला पंजाब अपने आप को लगवा लेते सर शाहमूद कुरैशी साहब, अगर उनकी मानी जाती या उनके खान साहब सुनते। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, मगर आगे से इमरान खान भी तो किसी को कोई खास चीज देने में अपनी वो करते हैं ना, थोड़ी बहुत सी अपनी जहन इस्तेमाल करते हैं। उनको पता था कि ये वहां जाएगा, तो उनको तो बुज़दार टाइप बंदा चाहिए था। तो आपके डीजी खान के बंदे थे वो, उनको वो पसंद आ गए। हाँ जी, साढ़े ते पा जो सर, वो बिल्कुल बुज़दार साहब मेरे खाते पा जो, बिल्कुल ठीक है। मेहरबानी मेहरबानी खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। और शाहमूद कुरैशी साहब का सब क्रिटिकल है, 12 दिसंबर को फर्द जुर्म का मामला भी तय होना। क्लास साहब, आज एविएशन कमेटी की मीटिंग हुई, बड़ी गर्मागर्म मीटिंग थी, और वहाँ पर ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से मुतल्लिक क्या इंकशाफात हुए जी? सर सिर्फ एयरलाइन के मुतल्लिक नहीं हुए, तो आज फिर मैं सुबह पहुंचा हुआ था सर, कमेटी की मीटिंग थी, वेरी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग इसके एविएशन पे। तो अच्छा, मैं तवक्को कर रहा था कि बड़े अहम उसमें ना 3-4 बड़े वो टॉपिक्स थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सारी 100% हाज़िरी होगी। पहले तो मुझे अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करने थे, फिर कहते हैं पार्लियामेंट नहीं चलती, हुकूमतें नहीं चलती, हमारी सुनता कोई नहीं, हम बड़े शोधे हैं, मजूर हैं। सियासतदान कैसे मजूर होते, मैं आज का वाक़या पहले वो ज़रा अपना रोना लो लूँ, फिर आगे चलते हैं। सर वहाँ पे सिर्फ पहले तो यह है कि आधा घंटे तक कमेटी की मीटिंग के लिए सारे अफसरान आए हुए थे, उनका कोई उसमें कसूर नहीं है। उसमें एडवाइज़र साहब भी आए हुए थे, जो उनके नए एडवाइज़र हैं, बड़ा अच्छा बोले हैं हिम्मत से, मैं तो पहली दफ़ा उनको सुना है। तो वो मेरा ख्याल एयर वाइस मार्शल रहे हैं शायद माजी में, उनका वो जो थे। और प्लस
इसके बाद सिर्फ सर 2 सेनेटर, 2 के बाद 3 हुए सर, बल्कि चेयरमैन कमेटी वो आए नहीं है सर। वो खैर बाद में बताया गया जनाब के वो हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सलीम मांडवीवाला साहब ने उनकी जगह बैठे। अच्छा, जो वहाँ पर ये मौजूद थे तो सेनेटर, वो मैं बता देता हूँ आपको, जो नहीं थे अब उनका फिर बताया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वैसे बताना तो चाहिए। अच्छा जी, चलिए, आप कहते हैं रिस्क ले लेता हूँ, बेचारे हम क्या करें, रिपोर्टर में खबरें लेनी होती हैं, लोगों से लेनी होती हैं। सर सलीम मांडवीवाला साहब आए हुए थे, डॉक्टर यफान उल्ला खान साहब आए हुए थे, और यहाँ सैयद ये हो गए साबिर शाह साहब जो फॉर्मर ये चीफ मिनिस्टर पर, ये 3 लोग थे सर। और कमेटी के 10-11 लोग मेंबर होंगे मेरे ख्याल में। एक और भी थे सर, उसका मुझे अब उनका टू बी फेयर वो भी हमारे पश्तून भाई थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मेरी माजरत उनके साथ। सो 3 सर मेंबर थे, एक वहाँ पे वो थे उस चेयरमैन साहब मांडवीवाला साहब बैठे। एजेंडा जरा सुने इससे बड़ा एजेंडा कोई नहीं हो सकता था जो आज कमेटी का मौजूद, और सारे आए हुए थे, जो आपकी PIA के लोग भी आए हुए थे, आपके उसके ये आए थे, उस्मान बाजवा साहब आए थे सेक्रेटरी, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन वो भी आए हुए थे, फिर जो एडिशनल स्पेशल सेक्रेटरी हैं एविएशन के वो भी आए हुए थे, नेम हु इज़ हु वो जिनको आपने बुलाया हुआ था, PIC के इसके PIA के जो लिमिटेड कॉरपोरेशन है उसके CEO साहब भी आए हुए थे। एजेंडा क्या था, PIA को जो बेचा जा रहा है, इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट्स की जाए, इस पर ब्रीफिंग देनी थी, जहाज़ों पे ब्रीफिंग देनी थी, PIA पे कर्जा कितना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, इसके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपने लगाया है नहीं लगाना, फिर रूजवेल्ट होटल पे बात होनी थी जिसको बहुत अरसे से आपको हम सारे लोग जो हैं इसको कवर करते रहे, उसका क्या फ्यूचर है, मौजूदा डील क्या है, उसको बेचा जा रहा है। खबर उसमें से ये निकली है कि जनाब इसका जो मुआहदा हुआ है इसको गिरा दिया जाएगा रूजवेल्ट को। बड़ी खबर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि रूजवेल्ट जो है इसको डिमोलिश किया जाएगा सर, और इसकी जो मार्केट प्राइस सर बताई गई है वो तकरीबन 400 मेरा ख्याल है उस पर $87 मिलियन के करीब बताई। हाँ, $427 मिलियन जो है ना, इसकी बुक प्राइस बताई गई है इसका रूजवेल्ट की। बताया ये गया है रूजवेल्ट का, उस पर भी फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह वो लगा रहे हैं, बल्कि रियल स्टेट के कोई वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है इसकी न्यूयॉर्क की, उनको कहा गया है कि आप इसकी थोड़ी सी एवेल्यूएशन करके बताएं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, बुक वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू कितनी बनेगी हमें वहाँ पर। खैर उस पर साबिर शाह साहब ने बड़े अच्छे सवाल भी उठाए। मज़े की इंटरेस्टिंग, इससे पहले मैं PIA पे रूजवेल्ट को फिनिश कर लेते हैं ताकि ये उनसे पूछा गया, अभी इसको उन्होंने कहा जनाब के इस वक्त न्यूयॉर्क को सिटी काउंसिल जो है उन्होंने इनसे मुआहदा किया, क्योंकि बंद हो गई थी, आपको याद होगा, आपने भी कई खबरें की हैं इसमें, हमने भी की हुई हैं कि इस पे ये जब कोविड आया ना सर, ये पूरी बंद हो गया था। इसके बाद इन्होंने रेनोवेशन करवाई, कुछ $6 मिलियन उस पर लगे। रेनोवेशन करने के बाद इनको न्यूयॉर्क की जो काउंसिल है उन्होंने 1000 2 या 3 इनके कमरे हैं इसके रूजवेल्ट के, इन्होंने इस पर जो किराया हुआ $202 पर नाइट। मुआहदा है तकरीबन इनका 3 साल का, 14 महीने बाद कोई इधर पार्टी जो है ना एक दूसरे को छोड़ सकती है। सो वो ये कहते हैं कि 74 मिलियन ये डॉलर आपको वहाँ से मिलेंगे, इस डील से मिलते हैं हर साल, जो मैं समझता हूँ इन द गिवन सिचुएशन, मुझसे पूछें इतनी बुरी नहीं है कि पहले हम पैसे दे रहे थे, डॉलर को दे रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, कमा एटलीस्ट कुछ डॉलर्स आपको आएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ही हमारा ये ख़त्म होता है मुआहदा इनके साथ। अच्छा, इसमें तनकीद भी बड़ी आई थी कि आपने उठा के जो रेफ्यूजीज़ हैं उन्होंने सारे के सारे रेफ्यूजीज़ जो है ना रूजवेल्ट होटल में डाले हुए हैं जी, जिसके बाद वो कहते हैं होटल की शक्ल ख़राब हो जाएगी, कमरे ख़राब हो जाएंगे, बला बला जो इतराज़ात आते रहे, मीडिया में भी आए। अब वो कहते हैं ये हम इसका, वो कहते हैं मक्कू ठप रहे हैं। मक्कू ये ठपना ये है जो उनका था जॉइंट वेंचर के तौर पर जा रहे हैं। माजी में भी आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में भी 3-4 बड़े इंटरनेशनल वो आए थे, जुल्फी बुखारी साहब भी बहुत एक्टिव थे, बहुत सारे बड़ी कोशिश की थी कि इसको। अच्छा, इसमें आपको याद होगा ट्रंप के दामाद भी शामिल थे, जो इनको इमरान खान साहब को वहाँ पर इतना बड़ा, ये ट्रंप साहब ने, उनकी फैमिली ने, उनकी मिसेज ने अपने वहाँ वाइट हाउस में अपनी फैमिली के साथ मिलाया, तस्वीरें हैं उनके दामाद के साथ, ये वो। उसके पीछे रूजवेल्ट होटल भी था। आप लोगों को बहुत सारे उनको समझ आनी चाहिए कि रूजवेल्ट होटल वो लेना चाह रहे थे कि ट्रंप साहब जो है कि हमें दें। खैर वो डील ना हो सके फॉर वट एवर रीज़न। अब वो जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है जो आज वहाँ कमेटी को बताया गया है कि हम इसको गिरा कर डिमोलिश करके अब हमें ये इजाज़त है कि 42 मंजिला हम होटल बना सकते हैं। ठीक, अभी तो है आपके सिर्फ 1000 ये कमरे हैं ना, फिर आप मतलब हर फ्लोर पे जितने चाहें। सो आइडिया इतना बुरा भी नहीं है कि अगर आप ये 42 एक मंजिला लेकर जाते हैं तो अर्निंग आपकी बढ़ सकती है। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी हम इस काबिल हैं कि इस तरह जॉइंट वेंचर चलाएं या ना चलाएं, ये अलग कहानी है। खैर उन्होंने कही, और इस पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया साबिर शाह साहब ने। उन्होंने पूछा कि जब आपने $6 मिलियन इसकी रेनोवेशन पे लगे हैं, फिर मतलब $60 लाख बनता है, ठीक है आपने करके दिया, नया करके दिया, जब ये वापस करेंगे आपको 3 साल बाद, क्या उसी हालत में वापस करेंगे जिसमें आपने उनको करके दिया था, या पता ये चलेगा कि जनाब के $12 मिलियन फिर आपको रेनोवेशन करनी पड़ेगी? बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, बड़ा वैलिड जी।
अच्छा, ये बात उन्होंने कंट्रैक्ट में नहीं डाली, किसी के जहन में नहीं, और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, साबिर शाह साहब ने अच्छे सवाल पूछे उन्होंने कहा जनाब कि आप मान क्यों नहीं लेते, मतलब इधर दाएं बाएं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का तरीका है कि इधर से दाएं पतली गली से निकल जो फलां फलां हो जो ऐसे आल, तो उन्होंने कहा यार मान लो कि तुम लोगों ने बात मुहैदे में नहीं लिखी, जो हमारे यहाँ रेंटल होता है ना, बाज़ जमानतें रखाई जाती है ना, अब घर किसी को देना वो जमानत रखते हैं 50,000 रुपए या आपको 3 महीने का एडवांस ले लेता है जी, उस वक्त दूंगा घर की हालत देख के कि घर के आपने ख़राब तो नहीं की। तो वो साबिर शाह साहब ने सही सवाल पूछा कि आपने कोई ऐसी क्लास रखी है कि कल को हम जब आपको वापस करेंगे तो उसी हालत में देंगे जिसमें हम आपको दे रहे हैं, इधर दाएं बाएं, मतलब नहीं था, अबे नहीं था। तो वहाँ का भाई मेरे मान लो, हम मान लेंगे गुनाह और सही कि जहाँ पे इतनी बड़ी आपने हमारी ब्यूरोक्रेसी ने या रूलिंग एलीट ने ब्लंडर्स मारे हैं तो एक और सही। सो खैर एक उस पर सर इसमें ऐड जरूर करना चाहूँगा, हमारी बड़ी कौमी कमजोरी रही है, जितने बड़े से बड़े मंसूबे जब हम एग्रीमेंट करने जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल साइड के और बहुत वीक होते हैं। रिकॉर्ड के अंदर जुर्माना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वीक था, रेंटल पावर प्लांट्स के एग्रीमेंट्स वन साइडेड हुए, और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल है जब बाद में जाके हम फंसते हैं। तो यहाँ पे वो कंसर्न शो कर रहे हैं। और साइड पे निकले क्वेश्चन आपने बड़ा खूबसूरत उठाया। एक किसी ज़माने में ना एक बात कही जाती थी, इंडिया और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट जब बाहर जाते थे ना इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, डीलें करने जी, अब ये हिकायत है, सच्ची है, लेजेंड है, वट, लेकिन एक है हकीकत इस तरह। वो कहते इंडियन जब जाते थे ना ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से डील करने, पहले वो अपने मुल्क का मफाद देख के टाइट किस्म की डील करते थे कि हम कितने पैसे बचा सकते हैं इसमें से अपने मुल्क के लिए, जो ब्यूरोक्रेट था या रूलिंग एलीट। जब डील हो जाती थी वो कहते जी अब हमें कोई ज़रा हमारा मुंह मीठा करवाएं। आफ्टर द डील हमारे वाले क्या कहते थे, वो कहते थे पहले हमारा बताएं जी, फिर आगे चलते हैं। ये चाइना के साथ मुझे याद नहीं रहा इसाक खकवानी साहब का, कि मैं उनसे पूछता, मुझे फिर किसी वजह याद दिलाइएगा। इन्होंने मंगवाए थे ये जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, चाइना से वो आए थे, आपको याद होगा, उसका रेलवे इंजन आए थे, बोगीज आई थी। उस वक्त जो रेट लगाया तकरीबन $55 मिलियन का था, जो सारी चीज़ें जी। इसाक खकवानी साहब, ये बात कर रहा हूँ आपको 2001-2002 के करीब, जब खकवानी साहब ये वजीर मुमलकत बने 4-5 साल बाद, इन्होंने फिर ऑर्डर किया, उन्होंने इसकी आधी कीमत लगाई। ये मुझे खकवानी साहब ने खुद बताया हुआ है। और उन्होंने कहा कि जनाब उस वक्त आपने 5-6 साल पहले आपने 55 मिलियन का रेट लगाया डॉलर का, अब आप 27-28 पे दे रहे हैं। उन्होंने कहा बाकी तुसी ऐड कर लो, हमारी तो ये प्राइस है। ये खकवानी साहब ने मुझे खुद वाकया बताया हुआ है। इतना डिफरेंस है आपका सारी तमाम चीज़ों का, ये मुझे याद नहीं रहा, मैं उनसे पूछता, उन्होंने एक बात बताई है। अब आते हैं जरा पीए बस जल्दी से जरा, क्योंकि एक और भी बड़ी अहम स्टोरी है हमारे पास एक्सक्लूसिव जो हमने करनी है। वो ये सर पीए के बारे में बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हुई है मस्त से। अब मेरे लिए बहुत सारी वो थी, इसके 2-4 मसले सर जो मुझे समझ आए। इस वक्त 700 से 800 अरब रुपए तक का ये खसारा है इसका पीए का, ठीक 700-800 अरब रुपए जनाब। इनकम इसकी है कोई 19 अरब महीने की, 20 अरब रुपया खर्चा है। अच्छा, इससे मैंने ये समझा कि इसको चलाया जा सकता था, मैनेजेबल थी। exactly. मैं आज देखा है ना, एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, एक अच्छी हुकूमत इसको चला सकती है। जो मैंने आज चीज़ें सुनी है, मैं जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ बताने की। उन्होंने ये कहा कि 18,000 इसकी स्ट्रेंथ थी पहले, इसको कम करके 7,000 तक ले हैं। इट्स ह्यूज, बड़ी है, बड़ा 7,000 एम्प्लॉइज ऊपर आपने किए हैं, और मजीद सियासी भर्तियां नहीं की आपने, मजीद सियासी भर्तियां नहीं की, बचा किसी हद तक बच गई। इस पे उन्होंने वो जो है डॉक्टर, वो जिनका भी मैं नहीं, ये अफान उल्ला खान साहब, उन्होंने बड़े अच्छे सवाल किए डॉक्टर अफान ने इन पे, क्योंकि उनके अपने वाले साहब या हैं वो पीए मुशाहिदुल्लाह खान जी वो रहे, इनके अपने चचा वगैरह हैं वो पीए मेरे, सो वो पीए को अंडरस्टैंड करते हैं। सो बड़े अच्छे सवाल किए उन्होंने डॉक्टर अफान ने। इसमें वो कहते हैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी थी ये जो हमारे वो थे, ये एडवाइज़र थे वहाँ पर इसके एविएशन वाले, उन्होंने एक अच्छी ब्रीफिंग दी, मुझे अच्छी लगी। बड़े सादा लफ्ज़ों में उन्होंने क्लियर किया। उनका नाम है जनाब ये एयर मार्शल रिटायर फरहत हुसैन खान साहब जी। गुड ब्रीफिंग, बड़ी क्लियर थी। और उनकी बातों से मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी सी कोशिश की जाए ना तो ये एयरलाइन चल सकती है, प्रॉफिट में भी जा सकती है। प्रॉब्लम 2-4 हैं। एक तो ये 200 आपका 260 बिलियन रुपीज़ बैंकों का लोन है सर इस पर, ठीक, उन पर 10 अरब रुपया महीने का आप वो दे रहे हैं मार्कअप, वो तो निकल गया ना 20 अरब में से। अब ये देखना जरा, गंजी नहाएगी क्या नचोड़े की क्या, 20 अरब आप अब उस 20 अरब रुपया कमा रहे हैं या 19 अरब रुपया कमा रहे हैं, 20 अरब का खर्चा है टोटल, उसमें से 10 अरब तो आपको निकल गया, इसका आपका सूद का निकल गया है। फिर आपने पीएसओ के पैसे देने हैं, फिर आपने एफबीआर के देने, रोजाना आपने एफबीआर ने आपके अकाउंट सीज किए हुए थे, जो दुनिया भर में अलहदा बदनामी होती है, इन्वेस्टर का मजीद आपके एतमाद खराब होता है। सो एक जो चीज़ बताई उस्मान बाजवा साहब ने इमाद से, जो सेक्रेटरी वो थे
इस प्राइवेटाइजेशन के उस्मान बाजवा साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी इस पे। वो लगता था कि इस मामले में देर सीज विद इसके वो तैयारी करके फवाद फवाद साहब नहीं है, हालांकि उन्हें होना चाहिए था बीइंग मिनिस्टर, लेकिन वो कमेटी का सामना शायद नहीं कर सकते होंगे। तो उस्मान बाजवा साहब ने कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफिंग दी, बेहतर तरीके से बताया कि जनाब हम इसको कैसे इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने वो इसको शॉर्ट लिस्टिंग करके फाइनेंशियल एडवाइज़र इन्होंने लगा लिया जनाब। उन्होंने दिसंबर तक इनको रिपोर्ट देनी है, एवेल्यूएशन होनी है, इसके एसेट्स जो हैं उनको सेपरेट करना है, पाकिस्तान के अंदर कितने एसेट हैं, पाकिस्तान से बाहर कितने हैं, वो मैं अगर आपको डिटेल बता दूं कि बहुत सारा कुछ है। इसको ऐसे बेचना, इतना बड़ा एसेट है वो ठीक है ज़रूर बेचें। पाकिस्तान के अंदर PAE की जो कंपनीज हैं इनके एसेट टोटल जो हैं इसके ये 37 है, इसमें पाकिस्तान के अंदर 29 है, पाकिस्तान से बाहर 8 हैं, एक रूजवेल्ट बड़ा होटल है हमारा और एक फ्रांस में सब्सक्राइब एक होटल है, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा। सो इन्होंने वहाँ पर ये बताया है कि जनाब इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो डॉक्टर अफान ने पूछा कि मुलाजमीन का आप क्या करेंगे, ये 7,000 जो उन्होंने कहा बहुत सारे तो रिटेन हो जाएंगे, जो भी एयरलाइन आपको लेगी वो रिटेन कर सकती है। बाकी का ये है कि हुकूमत उनको गोल्डन हैंड शेक देना चाहती है, उनको वो करना चाहती है, अगली उसके इंतजामिया के साथ क्या उन्होंने करना है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो जो डॉक्टर वो हो गए एयर मार्शल फरद साहब ने, उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे 2-3 जहाज़ और ले लिए जाएं रूट तो हम बहुत सारे प्रॉफिट में जा सकते हैं, क्योंकि 19 अरब आपका इनकम है, 20 अरब वो है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान 2-4 जहाज हमें ले दे तो वो हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान पता क्या हुआ है जिसका इस मुल्क और कौम को एहसास नहीं है, अब ये नाराज हो जाएगी पूरी कौम। इमरान खान साहब के दौर में जो पैलेट वाला इशू आया था ना, बिल्कुल ऐसा, लास्टली हालांकि इसमें बड़ी डिटेल है, कल हम फिर है कि इसका छोटा सेगमेंट कर लेंगे PAE पे। वो ये था कि जब उन्होंने आके पैलेट वाला बम उन्होंने फोड़ा ना असेंबली में, जिसके बाद आपका UK की फ्लाइट्स आपकी वो कैंसिल हुई, आपकी यूरोप इस वक्त पिछले 3 सालों से पाकिस्तान का लंदन यूरोप की कोई फ्लाइट ये PA नहीं जा रहा। 70 अरब के लगभग नुकसान। मैं उसी का कह रहा हूँ जो बताया गया है, ये कल भी बताया गया था, आज फिर बताया गया है। 70 बिलियन रुपीस पाकिस्तान ने गुलाम सरवर खान साहब के उस ऐलान के बाद इन फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद होने की वजह से मैं लॉस हुआ। इमरान खान साहब की कैबिनेट का फैसला था, उनके बहुत बड़ा फैन क्लब है जनाब, हम कुछ और आज तक किसी ने मादरत तक नहीं की कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर किया। आपने दुनिया भर में इस PAE को जो बर्बाद किया गया है ना, आपने 70 बिलियन रुपीस का इन 3 सालों में नुकसान हुआ। सबसे प्रॉफिटेबल जो रूट था आपका वो यूरोप था, आपका लंदन था। इन्होंने एक बयान दिया, सरवर खान साहब ने दिया, उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा, कैबिनेट ने कहा था, कैबिनेट ने कहा जी हमें एविएशन ने कहा था, जिसने भी प्लान किया था उन्होंने इसका बेड़ा जो उन्होंने बिठा कर गर्क कर दे। बहरहाल मेरा एक मतलब इसको सम अप करूं मैं जल्दी से, ये चीज़ें चल सकती थी सर, इदारे चल सकते थे। सारा पैसा हम उठा के बैंकों को सूदों में दे रहे हैं सर। कल मैंने परसों कहा था कि उसका वो आके ब्रीफिंग दी थी TCP ने, $6 लाख वो रोजाना का दे रहे हैं सूद पे। आज का सोना ये दे रहे हैं 267 अरब आपका वो है, आपकी वो लायबिलिटीज हैं। बहरहाल इसमें कल इसके टेकअप करेंगे, टाइम नहीं है इसमें मजीद चीजें हैं, कल हम इस पे करेंगे, इस पे डिस्कस। और कल नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि जकार्ता में जो 2 PAE के त्यारे फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ी। क्लास साहब आपने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म समेत जो कैबिना के अरकान की उनके असासों की तफसीलात सबसे पहले आपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी। लेकिन अब लेटेस्ट स्टोरी आज की क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों ख़त लिखना पड़ा है कैबिना डिवीज़न को, कि अभी भी कुछ ऐसे कैबिना के अरकान हैं जो अपने असासे जमा कराने को तैयार नहीं हैं। बड़ी एक अहम स्टोरी है, जैसे आपने कहा कि हमने अपने चैनल के लिए ब्रेक की थी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये पाकिस्तान के असासे सामने लेकर आए, फिर उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब का थे, दाखिला था, और कोई खुश नहीं हुआ। मुझे तो उसके बाद जब मैंने उनके दी थी, चलो अभी बता देता हूँ, शायद पहले भी बताया था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मुझे फ़ोन आया था, इनका काकड़ साहब का तो ही कॉल्ड मी। और जब उनके हमने असासे की स्टोरी ब्रेक की रात को, उनका भी आया और मुझे उनका ये सरफराज बुख्ती साहब का भी आया था जब ये हमने दिए। नोबडी लाइक्स के उसका बारे में पता चले कि हमारी क्या इनकम है, कितने असासे हैं, किधर हैं। शायद यार दोस्त मांगने लग जाते हैं पैसे या कुछ चीज़ें, जस्ट ऑन ए लाइटर नोट मैं कह रहा हूँ। सो मैं सो रहा था तो सुबह 8 बजे मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया कि जनाब क्या आपने रात स्टोरी की है, कंफर्म की कि हाँ सारा कुछ ठीक है। 2-3 पॉइंट्स से उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दी। तो मैंने कहा सर मे आई से इट इन माई शो। उन्होंने कहा नहीं राउत साहब ये आपकी कंजप्शन के लिए, शो में नहीं कहना, बस मैंने आपको 2-3 मतलब वजाहतें देनी थी। तो काकड़ साहब की तो वजाहत वहाँ तक रहेगी। मैंने ऐसे उनके भी थी, जैसे मैंने कहा वो भी सरफराज बुख्ती साहब ने भी वजाहत की। खैर जो भी था उन्होंने दे दिया अपने असास है। अच्छा कुछ दोस्त नाराज़ भी हैं कैबिनेट में, जी हमारे बारे में क्यों बताया। मुझे उमर साहब का फ़ोन आया, जी आपने इतनी सारी डिटेल बताई, ऐसे नहीं था वैसे नहीं था, फिर ओहदा कबूल ना करते। चलो अब मैं क्या कह सकता हूँ, बड़े लोग हैं सारे, अब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सम टाइम
क्योंकि उनकी बेगम साहबा के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, अपने नाम पे थी। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे ससुर साहब जो है ना बहुत रिच हैं, तो सारी प्रॉपर्टी जो मेरी बेगम साहबा को है वहाँ से आ रही। चले मैं कहते हैं कि लाहौर की कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे उमर सैफ साहब का डिक्लेयर्ड प्लॉट नहीं है। बहरहाल जो भी है सर, वो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि लोग फ़ोन करके नाराज़ होते हैं, हमने खबर देनी होते उसमें दे देते होते हैं। खैर एनीवे, अब ये हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने भी दे दिए, सब ने दे दिए। जो 3-4 लोगों के बारे में लोगों को बड़ी वो कीन थे ना कि इनके कब गोशवारे आते, उसमें 3-4 लोग थे। हर एक कौन से सर? आंख लगा के बैठे थे हम सारे। एक जनाब उसमें फवाद हसन फवाद साहब थे, राइट। दूसरे आहद चीमा साहब थे, तीसरे ऑफ कोर्स शाहिद तरर साहब थे। ये ब्यूरोक्रेट जो थे, सियासतदानों के तो आते रहते हैं साथ। बिल्कुल। अच्छा, समी सईद साहब का मुझे अभी तक नहीं मिला, मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे गया, किधर गया है। हमने आज भी कोशिश की, 2-4 अभी भी लोग हैं जिनके नहीं है। आज उन्होंने, आज तो नहीं है, कुछ 4-5 दिन पहले उन्होंने एक लेटर लेके इलेक्शन कमीशन ने, आहद चीमा साहब ने 4था-5वां महीना है सर, उन्होंने अपने असासे नहीं थे। और आहद चीमा साहब पे बहुत सारे आपको पता है माजी में एलिगेशन भी लगते रहे। फिर बाद में उनको शहबाज शरीफ साहब ने वो भी कर दिया था, उनकी इंक्वायरी खुद बंद कर दी थी प्राइम मिनिस्टर। और बाद में वो हमें चिढ़ाते थे सारे, देखें जी बेचारे बेकसूर निकले भाई, प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के इंक्वायरी क्लोज कर दिया। तो उसके बाद कहें जी उन्हीं के सबसे बड़े लाडले हैं, उन्हीं के सबसे बड़े करीबी यहाँ चीमा साहब। अब ये पता चला है कि 3 लोगों ने, 3 जो मिनिस्टर हैं इस वक्त कैबिनेट में, हालांकि और लोग भी हैं जिनके नहीं है, हम पूछेंगे ज़रा किसी वक्त उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिस से कि भाई वो क्यों नहीं है। इसमें एयर मार्शल ये फरहत हुसैन साहब हैं सर, एविएशन मिनिस्टर, जिनकी मैं बात कर रहा था, इन्होंने अपने जमा नहीं करवाए अभी तक। इसके बाद आहद चीमा साहब ने, जो एस्टेब्लिशमेंट के मिनिस्टर हैं, इन्होंने जमा नहीं कर, प्राइम मिनिस्टर ने दे दिए हैं जी। यहाँ पे आपके इंटीरियर ने दे दिए हैं, आपके जलील अब्बास जिलानी साहब ने दे दिए हैं, मुर्तज़ा सोलंकी ने दे दिए हैं। बल्कि उनका मुझे फ़ोन आया था, वो जो अनीक साहब, अनीक अहमद साहब, उन्होंने 1 लाइनर लिखा था कि मेरी तो कोई ऐसी जदाद भी नहीं है कि मैं क्या बताऊँ आपको। वो अकेले उसमें वजीर थे। साथ में डॉक्टर ये हो गए आपके दोस्त वकार मसूद साहब, हियर यू गो, अमेजिंग है सर। इनको सबसे पहले डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए था सर। ये डिसिप्लिन नहीं, ये इलेक्शन एक्ट का है, कानून है, सेक्शन 230, ये पाबंद है उसके। सर मैं तो ये समझता हूँ, ये सिकंदर सुल्तान राय साहब बड़े दबंग अफसर हैं, बड़े दबंग रहे हैं। जो भाई इमरान खान साहब के सामने डट गए, फवाद चौधरी साहब के सामने डट गए, आजम सवाती साहब के सामने डट गए, पूरी पार्टी की उनके में ट्रोलिंग हुई है, उनके साथ बड़ी ज्यादती भी हुई है सिकंदर सुल्तान राय साहब के साथ, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में बहुत सारी गलत और बेहुदा बातें भी की गई जो नहीं की जानी चाहिए थी। एक ऑफिस था, अगर वो उनके सामने डट गए हैं, वहां पर नहीं झुके, तो मैं सिकंदर सुल्तान राय साहब से ये थोड़ी सी तवक्को रखता हूँ कि इनको लेटर लिखने की बजाय जी हिम्मत करके इनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। अंडर द लॉ ही कैन डू दैट। आप पता है कुछ पार्लियामेंटेरियन अगर यस कि जनाब ये 5वां महीना है कि आहद चीमा साहब जो हैं वो भी ब्यूरोक्रेट हैं, वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी शय समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपने आप को बड़ी शय समझते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर, आपको फॉरेन मिनिस्टर, बाकी दीगर लोग जो हैं उनसे बड़ी शय समझते हैं। 5वां महीने उन्होंने अपने गोशवारे, भाई अगर आप अपना गोशवारा छुपाना चाहते हैं, अपने पैसे छुपाना चाहते हैं जो बैंक में पड़े, हम कहते हैं लीगल मनी है जी, सारा आपने हलाल कमाया है, दिन रात मजदूरी के खेत में हल चलाए हैं आपने। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज चीमा साहब के जो असासों से मुतल्लिक नैब तफसीलात मंजर आम पर पहले ला चुका है, जिसमें उन्होंने कहा गलत है। इनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जो ये समझते हैं कि जो इनके जेन्युइन और स्टैब्लिश डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं जमा करवाते, मंजर आम पर आते, और नैब के जो इल्जाम माजी के वो भी गलत हो जाते। मेरा ये ख्याल है ये जो लेटर मैं देख रहा हूँ जो हमने किया, ये 1 दिसंबर के, आज क्या डेट है सर? आज सर 7 होने वाली है। मेरा का 7 दिन काफ़ी होते हैं जी। बिल्कुल। ये सिकंदर सुल्तान राय साहब एक दबंग अफसर हैं और डट गए थे बहुत सारी चीज़ों पे जी। बिल्कुल। उन्हें कल ना इनको वो करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, कि इन्होंने नहीं दिए जी। इलेक्शन एक्ट की वायलेशन है। डॉक्टर वकार मसूद साहब, आप फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, बड़े उससे हैं, आपने अब तक नहीं दिए। मतलब वजीर बनना चाहते हैं, कौम को बताना नहीं चाहते आपके कितने एसेट्स हैं, कहाँ पे हैं, किधर, बाकी लोगों ने भी तो दिए हैं। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज़, मुझे इलेक्शन एक्ट का नहीं पता, उनसे पूछने वाली बात इलेक्शन कमीशन से, ये तो फेडरल मिनिस्टर्स हैं जिनका उन्होंने कहा है, इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने भी देने हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट बनाए हैं इन्होंने, जो एडवाइजर लगे हैं, उनके गोशवारे किधर है इसमें? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। इसमें मैं ऐड कर दूं, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 230 की सब सेक्शन 3 के मुताबिक कैबिनेट के जितने मेंबर्स हैं वो एडवाइजर हैं, SAPM है, स्टेट मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, सब पाबंद हैं इस कानून के मुताबिक अपने तमाम तरह एसेट्स डिक्लेयर करने को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा करवाने। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये पता नहीं होता, वजीर तो बन जाते हैं, हल्ला उठा लिया, फोटो शोटो पिक्चर छिकिया, ड्राइंग रूम में ला के बच्चे अपने मतलब पूरी फैमिली को बता दिया, यारों दोस्तों को हल्ला गुल्ला, आगे पीछे प्रोटोकॉल, ठीक है। ये नहीं पता होता जब फड़का जाता है ना कि भाई सब गोशवारे दें,
अच्छा, बहुत सारे बेचारे ये समझ के भी दे देते हैं कि ये इलेक्शन तक रहेंगे, दे आर सपोज टू बी पब्लिक। वो याद है एक वो थे आसिम बाजवा साहब ने जब अपने दिए थे गोशवारे, उन्होंने गाड़ी की कीमत लिख दी थी 28 लाख रुपए थी, कितने थी, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कितना बड़ा उस पर वो इशू उनके जहन में था कि ये चीज़ तो पब्लिक ही नहीं होगी जी, ये तो सामने जाएगी नहीं, खुफिया हैं। सो बहुत सारे बेचारे ये वजीर जो हैं, मुझे तो बहुत सारों के फ़ोन भी है जब मैंने उस स्टोरी पर देखी, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अभी फोन आ भी गया। सोने की जो कीमत मेंशन की गई है और उसकी मतलब पर तोला रेट्स, लेकिन उसमें फ़र्क है, मुझे थोड़ा वो लेट मी डेविल्स एडवोकेट, कीमत प्राइस अब वो लिखते होते हैं जो उस वक्त की बुक प्राइस के हैं या जो उस वक्त आपने खरीदा था। मतलब आज से 20 साल पहले अगर आपने ये खरीदा था वहाँ पे 55,000 तोला सोना, आज लिख दें जी 5 लाख रुपए है, तो अगला पूछेगा जनाब ये पैसे किधर आए थे उस वक्त, आप बिल्कुल अपने सोर्सेज के मुताबिक लिखते हैं। वक्त खत्म हो रहा प्रोग्राम का, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी तफसीलात नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन कल इसके ऊपर मजीद इस शो को फॉलो करेंगे और वो लोग जो अपने एहसास अभी तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है उसको परसू करेंगे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी उम्मीद करते हैं कि अपने कानून की पासदारी के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लाजमी करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है नाज़रीन, कल होगी दोबारा मुलाकात, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।